मेलुकोटे में योग नरसिंहा एक मंदिर होता है। वहां से कुछ ही दूरी पर 22 जनवरी 2024 को कुछ चील घूमते हुए नजर आई। इसका मतलब वहां पर यह हो सकता है कि वहां जमीन पर कोई जानवर या फिर कोई इंसानी शव पड़ा हुआ हो। इसलिए अब जल्दी से सभी लोग उस जगह पर भागते हुए पहुंचते हैं और पास जाने पर एक अजीब सी स्मेल पूरे वातावरण में फैली हुई थी। काफी सारी मक्खियां वहां पर भिनभिना रही थी। अब पर्टिकुलर जगह को घेर लेते हैं और घेरते हुए भिनभिनाती हुई मक्खियों को देख करके नजर आ रहा था कि वहां पर हो सकता है कि किसी का शव वहां पर दफन हो, जिसे देख करके ऐसा लग रहा था कि जैसे वहां जमीन में कुछ न कुछ जरूर दफन किया गया है। अब यही देखने के लिए सभी लोग जल्दी से वहां पर खुदाई करना शुरू कर देते हैं। अभी थोड़ा सा ही जमीन को खोदा गया था कि वहीं पर एक दुपट्टा सभी को नजर आ जाता है और उसी भीड़ में एक खड़ा हुआ लोकेश नाम का व्यक्ति होता है। वो उस दुपट्टे को देख करके फूट फूट कर रोना शुरू कर देता है, क्योंकि जमीन में दफन कोई और नहीं बल्कि लोकेश की पत्नी दीपिका होती है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिरकार एक अध्यापिका एक टीचर को कोई क्यों और किस लिए मार सकता है। दीपिका एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर भी थी, तो आखिरकार किसने और क्यों इतनी बेरहमी से इसे मार करके जमीन में गाड़ दिया होगा। शायद हो सकता है कि उसके हस्बैंड ने या फिर किसी और ने उसे मारा होगा। इसका जवाब दीपिका की पुरानी पास्ट लाइफ को जानने से ही हमें यहाँ पर मिल सकती है। तो फिर शुरू करते हैं आज की ये क्राइम स्टोरी का एक और न्यू और फ्रेश एपिसोड। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सोनी स्टोरी पर, और मैं हूँ सुनीता, आपकी दोस्त। तो शुरू करते हैं आज की ये कहानी, जिसने पूरे देश दुनिया को हिला करके रख दिया था। लेकिन उससे पहले आप सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके, अगर आप मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा और चैनल को तुरंत के तुरंत सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है मांड्या मनकन हाली एक गांव रहता है, वहीं पर रह रही एक 28 साल की लड़की दीपिका से, जो कि शादीशुदा होने के साथ साथ उसका एक 8 साल का बच्चा भी होता है। दीपिका एक स्कूल टीचर होने के साथ साथ ही इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर भी थी। वह दिखने में हीरोइन से कोई कम नहीं थी और उसकी इसी लुक के वजह से ही सभी लोग उसके वीडियो को देखना पसंद करते थे। दीपिका के जीवन में सब कुछ एकदम अच्छा और नॉर्मल चल रहा था। अब जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि दीपिका एक टीचर होती है और इसी वजह से वह मनकल हाली से मांड्या जाना उसे पड़ता था, जिसकी दूरी तकरीबन 40 किलोमीटर होती है। इसलिए उसे सुबह स्कूल के लिए जल्दी निकलना पड़ता था। घर से वो स्कूल के लिए बस स्टैंड पर जाती थी और बस स्टैंड के पास से ही वो एक पार्किंग एरिया में अपनी स्कूटी वहाँ पर पार्क कर देती थी और उसके बाद बस से ही आगे का सफ़र तय किया करती थी। यानी कि वो बस से ही आगे स्कूल जाया करती थी। अब यही उसका डेली रूटीन होता है और वो रोज़ ऐसे ही आती जाती थी। ये ऐसे ही यहाँ पर चलते रहता है। लेकिन दुर्भाग्य से 20 जनवरी 2022 को दीपिका की बस मिस हो जाती है और इसलिए वह स्कूटी से स्कूल जाने का फैसला कर लेती है और वह स्कूटी से ही स्कूल चली भी जाती है। और ठीक दोपहर 1:30 के आसपास उसके पति लोकेश ने उसे फ़ोन किया, लेकिन उसका मोबाइल फ़ोन बंद आ रहा था, स्विच ऑफ आ रहा था। अब कुछ और समय वहाँ पर बीत जाता है और स्कूल से छुट्टी हो जाती है और काफ़ी इंतज़ार करने के बाद दीपिका अपने घर नहीं पहुँचती है और इसीलिए लोकेश यहाँ पर परेशान हो जाता है और परेशान होकर के अपने जानने वाले सभी मित्रों और स्टाफ को फ़ोन करके पूछता है कि क्या दीपिका वहाँ से निकली है या फिर नहीं निकली।
लेकिन स्टाफ के सभी लोगों ने यही कहा कि आज तो 12 बजे ही दीपिका स्कूल से जा चुकी है। ये सुनकर के लोकेश के हाथ पैर एकदम से फूल जाते हैं। उसे थोड़ा वहाँ अजीब लगता है, लेकिन फिर भी अब उसने अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करना शुरू कर दिया। लेकिन किसी भी रिलेटिव ने ये नहीं कहा कि दीपिका उनके घर पर आई हुई है या फिर दीपिका से उनसे बात हुई है। और अब लोकेश की चिंता यहाँ पर बढ़ती जा रही थी, क्योंकि आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि दीपिका लोकेश को बिना बताए कहीं चली जाए। इसलिए लोकेश ने तुरंत ही पुलिस स्टेशन जाना मुनासिब समझा। वो तुरंत ही वहाँ से पुलिस स्टेशन पहुँच जाता है और वहाँ पर जाकर के दीपिका की लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवा देता है। हालांकि पुलिस छानबीन करना शुरू कर देती है और उसी शाम को दीपिका की स्कूटी मेलू कोर्ट में ही योग नरसिंहा एक मंदिर लगता है वहां आसपास में उसे दिखाई देती है। लेकिन काफ़ी छानबीन करने के बाद पुलिस वालों को दीपिका के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है और ऐसे ही आगे के 2 दिन भी बीत जाते हैं। लोकेश को अब ऐसा लगने लगा था कि पुलिस वाले इस केस को लेकर के ज़्यादा सीरियस नहीं हैं। नहीं तो स्कूटी मिलने के बाद भला दीपिका को वो कैसे नहीं ढूंढ पा रहे हैं। जिसके बाद लोकेश और कुछ लोग मिल करके जहां पर स्कूटी मिली थी वहीं के आसपास के एरिया में वो सबूत ढूंढना शुरू कर देते हैं, ताकि उन्हें कुछ ऐसा मिले जिसके जरिए वो दीपिका तक पहुंच सके। कि तभी उन्होंने वहां पर देखा कि आसपास में काफ़ी सारे चील वहां पर घूमती हुई नजर आ रही थी। और जैसा कि मैंने आप सभी को शुरुआत में ही बताया था कि जैसे ही ज़मीन को खोदना शुरू किया जाता है तो सबसे पहले एक कपड़ा वहां पर दिखाई देता है और उस कपड़े को देखते ही लोकेश वहां पर फूट फूट कर रोने लगता है, क्योंकि ये वही कपड़ा होता है जो कि दीपिका ने आखिरी वक्त पर पहना हुआ था और वो घर से स्कूल के लिए निकल पड़ी थी। पूरी खुदाई करने के बाद एक शव वहां से निकलता है, पर उसकी पहचान कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसका चेहरा पहचाने लायक छोड़ा ही नहीं गया था। लेकिन लोकेश ने उसे पहचान लिया था कि वो उसकी दीपिका ही है, क्योंकि उसने कपड़े को पहचान लिया था। फिर लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस भी जल्दी ही वहां पर पहुंच जाती है और फिर दीपिका के शव को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब जैसा कि पुलिस वालों को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो मिल करके दीपिका को ढूंढ निकालेंगे और उसके शव को ढूंढ करके पुलिस को बता देंगे। इसी तरीके से पुलिस वालों को ये भी उम्मीद नहीं थी कि ये खबर बहुत ही तेजी से वायरल होने वाली है और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर यह खबर बहुत तेजी से फैलना शुरू हो जाती है कि एक शिक्षिका और एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर के साथ ये सब यहाँ पर हुआ है। फिर क्या था, ये खबर वायरल होने के बाद पुलिस ने गंभीरता से इस मामले को लेना शुरू कर दिया, इसकी इन्वेस्टिगेशन का काम चालू कर दिया। जिसके बाद पड़ोसियों के माध्यम से यानी कि दीपिका और लोकेश के पड़ोसियों ने पुलिस वालों को ये बताया कि घटना से ठीक 15 दिन पहले ही इन दोनों में बहुत ही बड़ा विवाद हुआ था और दीपिका का जो शव है वो पहले लोकेश को ही मिला था। और ये सारी कड़ी जोड़ करके पुलिस वालों ने अब पूरा शक उसके पति यानी के लोकेश के ऊपर डाल दिया था। और हो न हो ये सारा खेल उसके पति लोकेश का ही रचा हुआ हो सकता है। जिसके बाद पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं और थाने लेकर के जाते हैं और कहते हैं कि हमारे हर सवाल का तुम जवाब दो। फिर एक के बाद एक सवालों की बारिश की जाती है और उसी सवाल जवाब में जब वो खुलासा करता है वो सच में काफ़ी हैरान कर देने वाला था। खैर लोकेश ने पहले तो पुलिस वाले को ये बताया
कि एक 22 वर्षीय नीतीश नाम के लड़की ने दीपिका को घटना वाले दिन कॉल किया था। अब सबसे पहले ये समझ लीजिए कि नीतीश कौन था। आपको ये समझ नहीं आया होगा अभी तक। तो नीतीश वो लड़का होता है जो कि दीपिका का बहुत ही क्लोज फ्रेंड होता है और नीतीश का दीपिका के घर पर आना जाना लगा ही रहता था। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि दीपिका एक स्कूल टीचर होने के साथ साथ ही एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर भी होती है और उसकी फ़ोटो और वीडियो देख करके आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि वो कितनी ज़्यादा खूबसूरत होती है। और इसी के चलते उसकी पोस्ट को, उसके रील्स को बहुत सारे लोग लाइक भी किया करते थे। बहुत सारे लोग उसको फॉलो भी करना शुरू कर चुके थे और उन्हीं फॉलोअर्स में से एक होता है नीतीश। अब नीतीश ने बाकी लोगों की तरह सिर्फ उसे इंस्टाग्राम पर फॉलो ही नहीं किया था, बल्कि उसे रियल लाइफ में भी फॉलो करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो दोनों एक ही गांव के होते हैं। अब दोनों की दोस्ती पहले से भी ज़्यादा गहरी हो जाती है। दोस्तों, दोस्ती इतनी बढ़ने लगती है कि नीतीश और दीपिका की दोनों को एक दूसरों के घर में आना जाना शुरू कर देते हैं और इसी तरीके से दोस्ती यहाँ पर आगे भी बढ़ती चली जाती है। दीपिका नीतीश को अपने भाई समान मानती थी और नीतीश भी उसे अपनी बहन कहता था। लेकिन ये सच नहीं होता है, क्योंकि नीतीश क्यों सिर्फ एक भाई होने का दिखावा यहाँ पर कर रहा था और इसी तरीके से फिर 2 साल यहाँ पर बीत जाते हैं और अब उसके रील्स को एडिट करने के बहाने वो हमेशा उसकी हेल्प करने के बहाने उसे कॉल या फिर मैसेज करता रहता था। लगातार उनके घर पर आया जाया करता था और इसी के चलते अब दीपिका के पति को यानी कि लोकेश को इस बात से काफ़ी चिड़चिड़ापन होने लगा था। नीतीश उसके पत्नी के कितने करीब आ चुका था और उसे हमेशा कॉल और मैसेज किया करता था, इसका आप अंदाज़ा भी लगा सकते होंगे। दीपिका भी उसके घर आती जाती थी, नीतीश भी उसके घर पर आता जाता था। ये सब देख करके लोकेश काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगा था और साथ साथ में ही गांव के जो लोग होते हैं अब लोकेश की तरफ देख करके उसकी पत्नी और नीतीश को लेकर के काफ़ी सारी बातें सुनाने लगे थे और अब इसीलिए लोकेश ने अपने पत्नी से कहा कि आज के बाद से तुम नीतीश से ना कभी मिलोगी और ना ही कभी उसे फ़ोन पर या फिर मैसेज से बात करोगी। इन सब बातों को लेकर के पति पत्नी में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर झगड़ा बढ़ जाता है। लोकेश दीपिका को वार्निंग दे देता है कि ना तुम उसके घर जाओगी और ना ही वो हमारे घर मिलने के लिए आएगा। हालांकि दीपिका ने इस बात को स्वीकार कर लिया था और उसने नीतीश से ये कह दिया था कि अब हमारी दोस्ती यहीं पर ख़त्म होती है, तो ना मैं तुम्हें मैसेज करूँगी और ना तुम मुझे मैसेज या फिर कॉल करना और ना ही तुम मेरे घर पर आना। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि नीतीश सिर्फ भाई होने का दिखावा किया करता था, लेकिन वो अंदर ही अंदर कुछ और ख्याली पुलाव अपने मन में पका रहा था और इसीलिए कहीं ना कहीं पुलिस वालों को थोड़ा सा ये संदेह जरूर होता है कि हो सकता है कि नीतीश का भी इसमें हाथ हो सकता है और इसी संदेह के चक्कर में पुलिस वाले अब उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसकी छानबीन करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर पता ये चलता है कि रितेश ना तो घर में मौजूद था और ना ही कहीं गांव में मौजूद था और उसके बाद जब उसके नंबर को ट्रेस किया जाता है तो उसका नंबर भी बंद आ रहा होता है। अब इन बातों से पुलिस वालों को उसके ऊपर और भी ज़्यादा गहरा शक होने लगता है, इसलिए उन्होंने अब उसके मोबाइल नंबर को ट्रैक करना शुरू कर दिया था और एक बार जब उसका नंबर ऑन होता है तो उसका नंबर ट्रैक हो जाता है और पता चल जाता है कि वो तो विजयनगर में होता है। तुरंत वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है और उसे खोज करके गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस स्टेशन उसे ले जाया जाता है और पूछताछ के दौरान जब पुलिस कहती है कि तुम्ही ने दीपिका के साथ ये सब कुछ किया है,
तो जो सच पुलिस वालों को नितेश ने बताया उसे सुन करके सभी लोग यहाँ पर चौंक जाते हैं। नितेश ने पहले तो पुलिस वालों को ये बताना शुरू किया कि जब हम दोनों के बीच में बातचीत होना बंद हो जाती है तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगने लगा था। पहले तो मुझे ये लगता है कि शायद दीपिका ने मुझे ब्लॉक कर दिया है और इसलिए मैंने कॉल भी ट्राई नहीं किया था। लेकिन जब मैंने कॉल लगाई तो उसका मोबाइल बज उठता है और फिर मुझे लगा कि शायद उसके मन में भी कुछ ना कुछ तो ज़रूर चल रहा है, तो इसीलिए अभी तक उसने मुझे ब्लॉक नहीं किया है और मैं उसे बुलवाने की कोशिश में लग गया था। फिर ठीक 20 जनवरी को मैंने उसे कॉल किया और उस दिन मेरा जन्मदिन भी होता है और मैंने उसे कहा कि आज मेरा जन्मदिन है, क्या तू मुझे जन्मदिन के लिए बधाई नहीं दोगी। हालांकि दीपिका ने उसको जन्मदिन की बधाई भी दे दी, लेकिन नीतीश ने दीपिका के बधाई को स्वीकार नहीं किया था और उसने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं, तुम्हें मुझे मिल करके बधाई देनी होगी। अब नीतीश दीपिका से मिलने के लिए जिद करने लगता है। हालांकि दीपिका ने उसे मना भी किया था कि वो उससे नहीं मिलना चाहती है और वो उसके फ़ोन को भी काट देती है और स्कूल के अंदर वो चली जाती है। जिसके बाद मोबाइल पर लगातार नीतीश उसे कॉल करता रहा, जिससे वो परेशान होकर के दीपिका अब नितिन से मिलने के लिए स्कूल से वहाँ से निकल जाती है। समय दोपहर के तकरीब 12 बजे के आसपास का ही होता है। दीपिका उसे बताए हुए स्थान पर अब यहाँ से चली जाती है और वो दोनों तलहटी में बात करने लगते हैं। अब दीपिका को नीतीश फोर्स करने लगता है कि वो पहले की तरह ही उससे बात करे, फ्रेंडशिप वैसे ही बनाए रखे। और दीपिका जैसे कि नीतीश के बारे में जान चुकी थी कि उसके मन में भाई वाला प्रेम नहीं है बल्कि कुछ और खिचड़ी पक रही है, उसके मन को वो पढ़ चुकी थी और इसीलिए उसने अब यहाँ पर मना कर दिया था। और इन्हीं बातों में अब दोनों में यहाँ पर झगड़ा शुरू हो जाता है। बातों ही बातों में नीतीश उसे वहाँ पर पीटना भी शुरू कर देता है। हालांकि यहाँ पर जो पर्यटक मौजूद होते हैं वो सब इस सब को देखना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि एक व्यक्ति ने दूर से ही उनका वीडियो भी बना लिया था। ये देख करके नीतीश वहाँ पर सतर्क हो जाता है और रोते हुए दीपिका को सबसे पहले पुचकारना शुरू कर देता है और उसे समझाने लगता है और समझा बुझा करके अब बातों ही बातों में वो उसे दूसरी जगह लेकर के चला जाता है और वहाँ उसे फिर से वही बात करने लगता है, उसे फोर्स करने लगता है कि पहले की तरह ही बातचीत करो। लेकिन एक बार फिर से दीपिका ने फिर वही कहा कि अब मेरा पति और मेरा बच्चा ही मेरे लिए सब कुछ है, तुम मेरे लिए बिल्कुल भी मायने नहीं रखते। अब मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती और नहीं करूँगी और ना ही करना चाहती हूँ। ये हमारी आखिरी मुलाकात है। अब इतना बोलने के बाद दीपिका पीछे मुड़ करके आगे की ओर चलना शुरू कर देती है और तभी अचानक से पीछे से नीतीश ने सबसे पहले तो उसका शॉल खींच लिया और उसका उसी शॉल से गला घोटना शुरू कर देता है। बेचारी दीपिका वहीं पर गिर जाती है, थोड़ी बहुत उसे चोट भी वहाँ पर लग जाती है। अब उसने जल्दी से सबसे पहले एक पत्थर उठाया, यानी कि नीतीश ने एक बड़ा सा पत्थर उठा लिया और दीपिका के चेहरे पर दे मारा। अब ये सब करने के बाद भी नीतीश का यहाँ पर मन नहीं भरा था, तो उसने शॉल से पहले तो उसका मुंह ढक दिया और फिर उसका गला दबाना शुरू कर देता है और गला घोट करके उसकी वहाँ पर जान ले लेता है। फिर उसको जल्दी से वहीं पर 2 फीट के दूर तकरीबन गड्ढा खोदता है और दीपिका के शव को वहीं पर दफन कर देता है। इसके बाद नितेश अपना स्मार्टफोन बाहर निकालता है और अपने पिता को एक वॉइस मैसेज ड्रॉप कर देता है। उस मैसेज में कुछ ऐसा उसने बोला था कि पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे ढूंढने की कोशिश आप लोग बिल्कुल मत कीजिएगा, हो सके तो मेरी बहन के लिए एक अच्छा सा वर आप लोग ढूंढ दीजिएगा और उसकी शादी करवा दीजिएगा। मैं शायद अब कभी भी घर वापस लौट करके नहीं आ पाऊँगा।
इतना मैसेज वो अपने पिता को ड्रॉप कर देता है और फिर अपने मोबाइल को बंद कर देता है। दीपिका के मोबाइल को भी वो वहाँ पर स्विच ऑफ कर देता है और वहाँ से वो भाग जाता है। और ये सारी बातें खुद नीतीश ने पुलिस वालों को बताई थी। नीतीश के गिरफ्तार होने के बाद आगे क्या हुआ होगा आप सब भी अच्छे से जानते होंगे। लंबी कार्रवाई चलती है और फिर जाके उसे सजा होगी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस घटना को तकरीबन 3 से 4 महीने हो चुके हैं और मुझे अभी तक कोई भी ऐसे न्यूज़ निकल करके या फिर वीडियो निकल करके या फिर आर्टिकल नहीं मिला है जहाँ पर वो ये मेंशन किया गया हो कि इस बंदे को सजा हो चुकी है या फिर नहीं हुई है। बाकी अगर आपको किसी को भी इस बारे में कुछ पता चलता है तो मुझे कमेंट के माध्यम से कृपया करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों ये थी अच्छी सच्ची घटना। मिलते हैं अगले किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।